Hello everyone, welcome to the PYQ session of the this chapter that is breathing and exchange of gases. Okay, लेक्चर 1, 2 और 3 में हमने पूरी की पूरी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिस्कस किया है. ठीक है, अभी हम लोग लेक्चर 4 में PYQ सेशन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम AIPMT 2006. ठीक है, AIPMT 2006 का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. ठीक है, हमारे को क्या दिया गया, ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमारे को जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द रेसिडुअल एयर इन द लंग्स स्लाइटली डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स. क्या बोल रहा है कि जो रेसिडुअल एयर रहता है, सॉरी जो रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है या फिर रेसिडुअल एयर रहता है हमारे लंग्स में, वो क्या कर रहा है, हमारी ब्रीथिंग के या फिर रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर रहा है. सो यहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम की बात हो रही है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, अराउंड 1200 ml, जो कि लंग्स के अंदर रह जाता है. ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ एयर है ये क्या होता है, लंग्स के अंदर रहता है, ये कभी भी बाहर या अंदर नहीं आता. अभी अगर ये एयर कभी भी बाहर नहीं जा सकता तो ये CO2 लेकर के नहीं जाएगा, और अगर ये अमाउंट ऑफ एयर बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता तो कभी भी बाहर से ऑक्सीजन भी लेकर के नहीं आएगा. ठीक है, सो अगर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करा रहा है तो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है किसको, एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन को. ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट हमारे को क्या है, हमारे को तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है, हमारे लिए गलत हो जा रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पायरेटरी एयर सैक्स. क्या बोल रहा है, नॉन रेस्पायरेटरी एयर सैक्स की प्रेजेंस क्या कर रही है, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स. ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं उनमें जो नॉन रेस्पायरेटरी एयर सैक्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. किस तरीके से, आप देखो, जो बर्ड्स का रेस्पायरेटरी सिस्टम रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है. ये होती है उनकी लंग्स, लंग्स के सामने की तरफ रहता है उनके पास क्या, एंटीरियर एयर सैक, एंड पीछे की तरफ रहता है क्या, पोस्टीरियर एयर सैक. ठीक है, एंड यही एयर सैक से फिर क्या होता है, एक कैनाल जुड़ा होता है जो कि माउथ में जा कर के फिर निकल जाता है. ठीक है, ये समझ लो, ये क्या हो गया, माउथ. ठीक है, अभी ये एंटीरियर एयर सैक है, एंटीरियर एयर सैक, एंड ये क्या है, पोस्टीरियर एयर सैक. अभी देखो, जो एयर होता है वो सबसे पहले एंटीरियर एयर सैक में आता है. एंटीरियर एयर सैक से फिर क्या होता है, जब एंटीरियर एयर सैक कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वाला एयर सैक जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एयर फिर लंग्स में आता है. ठीक है, फिर ये क्या करता है, पोस्टीरियर एयर सैक इस हवा को अपने पास खींचता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर हवा क्या होती है, बाहर वापस माउथ से निकल जाती है. सो जो बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं ना, बर्ड्स के लंग्स के आसपास कुछ ऐसा नहीं होता है जो कि बर्ड्स के लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सके. ठीक है, बर्ड्स के लंग्स स्टेशनरी रहते हैं. उनके जो एंटीरियर एयर सैक होते हैं एंड जो पोस्टीरियर एयर सैक होते हैं यही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं. ठीक है, जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर एयर सैक्स होते हैं यही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं. contraction and relaxation by anterior and posterior air sac. ठीक है, सो जो बर्ड्स के लंग्स होते हैं वो खुद एयर को अपने पास नहीं खींच सकते या फिर एयर को अपने लंग्स से नहीं निकाल सकते, तो उनके पास क्या होते हैं, ये नॉन रेस्पायरेटरी एयर सैक्स होते हैं. ठीक है, जो एयर सैक्स हैं ये एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसमें क्या होता है, इसमें कभी भी डिफ्यूजन नहीं होता है. ठीक है, गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होता है, बट ये क्या करती है, पंप करती है गैसेस को किस में, लंग्स तक में. ठीक है, सो उससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है रेस्पिरेशन की इन बर्ड्स. ठीक है, सो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है. हमारे को क्या ढूंढना है, हमारे को इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है, हमारे लिए गलत हो जा रहा है. ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज़. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं इंसेक्ट्स में वो टिश्यूज़ तक में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं.
ठीक है। सो आपने पढ़ा होगा इंसेक्ट्स के बारे में, मैंने पढ़ाया था क्या, ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स क्या होते हैं, एयर कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं इनके पास क्या होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स। एंड ये ट्रैकियल ट्यूब्स क्या होती हैं, एयर कंडक्टिंग ट्यूब्स। ठीक है, मान लो ये इंसेक्ट है, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये मान लो एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट की बॉडी। अभी इस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या होगा, एयर के ट्यूब्स होंगे। ये एक ट्यूब आएगी, मेन ट्यूब आएगी। ठीक है, फिर मेन ट्यूब से क्या होंगे, ब्रांचेस होंगे, इस तरीके से ब्रांच हो जाएगी। फिर ये इसके और ब्रांचेस निकल जाएंगे, इसके और ब्रांचेस निकल जाएंगे। तो इस तरीके की पूरी ट्यूब्स की एक स्ट्रक्चर रहती है, पूरी ट्यूब्स की एक नेटवर्क रहती है, जिसके अंदर क्या रहता है, डायरेक्ट एयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एयर डायरेक्ट मूव होता है उसके अंदर। एंड एयर वहीं से क्या होता है, टिश्यूज़ के अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाता है। वहाँ पर कोई भी सच बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं उनमें कोई भी बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, सो जो इंसेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होता है एंड उनमें बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि इंसेक्ट्स के पास क्या होती है, बॉडी फ्लूइड्स होती है जो कि ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टिश्यूज़ तक में। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। एंड हमारे को क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सही ऑप्शन हो जा रहा है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स द एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस। ठीक है, फिशेस की बात कर रहे हैं, तो फिशेस में आपको पता होगा, ये मान लो एक फ़िश है, इसके पास यहाँ पर क्या है, गिल्स है। तो जब वाटर क्या करेगा, उल्टी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। मान लो ये वाटर इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है एंड यहाँ से माउथ से अंदर जा रहा है, फिर गिल्स से बाहर निकल जा रहा है। एंड जो फिश है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, सो काउंटर करंट फ्लो हो रहा है, वाटर का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, एंड फिश का डायरेक्शन इस तरफ। तो क्या हो रहा है, वाटर माउथ से अंदर जा रहा है, गिल्स से बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फिश के गिल्स हैं, वो क्या कर रही है, जो भी ऑक्सीजन है वाटर में उसको एब्जॉर्ब कर रही है एंड वो टिश्यूज़ तक में पहुँचा रही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स द एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो काउंटर करंट फ्लो होता है वाटर का, वो क्या करता है, एफिशिएंट रेस्पिरेशन में हेल्प करता है कि इनको, फिशेस को। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट हमारे को क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है, हमारे लिए गलत हो जा रहा है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, दैट इज इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स वहाँ पर क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, बल्कि वहाँ पर ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, एयर डायरेक्टली टिश्यूज़ में क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम तरीके की हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम तरीके की हैं, अलग अलग ईयर्स में पूछी गई हैं। एक पूछा गया AIPMT 2006 से, एक पूछा गया है AIPMT 2011 में एंड एक पूछा गया किसमें, AIPMT 2014 में। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रही है, मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स। फर्स्ट ऑप्शन एज डिजॉल्व्ड इन ब्लड, और सेकंड ऑप्शन एज बाइकार्बोनेट्स, थर्ड ऑप्शन इज एज कार्बोनेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन क्या देवा है, अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन। क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, आपको पता होगा वो कौन से फॉर्म में ट्रैवल करता है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है एज बाइकार्बोनेट्स, ये 70% ऑफ जो CO2 होता है, 70% ऑफ जो CO2 होता है वो क्या करता है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है इन आर बॉडी। ठीक है, जो ब्लड में रहता है बाइकार्बोनेट्स एंड वो क्या करते हैं, 70% CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस तरीके से, एक एंजाइम होता है, क्या नाम होता है उसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है,
CO2 और H2O को जोड़ता है, बनाता है क्या, HCO3, H2CO3, H2CO3 दैट इज़ कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड से क्या बनाता है वो, HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयंस, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है और हाइड्रोजन आयंस बनाता है, ठीक है। सो यही जो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ही जो है क्या करते हैं, 70% ऑफ द CO2 ट्रैवल करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। डिजॉल्व इन ब्लड, डिजॉल्व इन ब्लड, ब्लड में कितना परसेंट डिजॉल्व होता है, 5 से 7% ऑफ CO2 जो होता है वो ब्लड में डिजॉल्व होता है। एस कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के फॉर्म में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करता है। और अटैच टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या जुड़ करके क्या बनाता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। 20 से 25% जो है CO2 कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मेजॉरिटी पूछा है कि मैक्सिमम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स तक, तो एज बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है फिर से। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज, कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%, 25% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70%, और फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा 5 to 7%। और यहाँ पर तो उल्टा ही बताया गया, 70% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बताया, 30% है बाइकार्बोनेट बताया गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। सो ये सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखो, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाई ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दी लंग्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लंग्स से, किस तरीके में, एज बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70% ऑफ CO2 ट्रैवल करता है, ठीक है, 70% ऑफ द CO2 ट्रैवल करता है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व गैस मॉलिक्यूल, ये तो हो जाएगा 5 to 7%, ठीक है। बाय बाइंडिंग टू RBC कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है 20 से 25%, सॉरी बाइंडिंग टू RBC, हाँ वही हो जाएगा 20 to 25%, और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ही बनाता है, वही सेम हो जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शन भी क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, ये तो गलत है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। सेम एक ही तरीके का क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया, दैट इज AIPMT 2006 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। अभी देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, हमारे को क्या लगता है, क्या पता लगता है कि भाई ये जो क्या कहते हैं टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन सा कितना परसेंट किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये चीज़ हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, ठीक है। हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी की बात की जा रही है, ठीक है। सो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, आपको पता होगा कि एक तरफ होता है क्या, टाइडल वॉल्यूम, एक तरफ होता है क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक तरफ होता है क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक होता है क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर जिसको आप लंग्स से कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते और अंदर नहीं ले सकते। अभी बताओ वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होता है हमारे लंग्स की एयर की जिसके साथ कि हम खेल सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उस एयर को बाहर भी छोड़ सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं, उस अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम को एक्सेल और इनहेल करते हैं नॉर्मली, दैट इज़ 500 ml के अराउंड होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है एक्स्ट्रा एयर, टाइडल वॉल्यूम इनहेल करने के बाद हम और एक्स्ट्रा कितना एयर इनहेल कर सकते हैं, तो वो कितना होता है 2500 से 3000 ml, ठीक है, 2500 ml to 3000 ml। इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद और एक्स्ट्रा हम कितना एयर इनहेल कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद एक होता है क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल करने के बाद, अगर हम लोग टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा एयर को हम लोग नहीं लिए हैं अभी, ठीक है, हम लोग सिर्फ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम को इनहेल किया, उसके बाद हम और एक्स्ट्रा कितना एयर इनहेल कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है, अराउंड 1000 to 1100 ml, ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद अभी अगर देखो तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर आप प्लस कर देते हो, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर आप प्लस करते हो तो हमारे पास क्या आता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कितना एयर हम लोग एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग जब वो ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद हम लोग कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करते हैं और टाइडल वॉल्यूम को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। हमने क्या किया, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद और हमने कितना एक्स्ट्रा एयर इनहेल किया तो उसको हमने क्या कह दिया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब हम लोग टोटल कितना एयर इनहेल कर सकते हैं। अभी ऑप्शंस को देखते हैं, वाइटल कैपेसिटी की बात की जा रही है तो हमारे को क्या पता लग रहा है, हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ खेल सकते हैं। अभी अगर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वाइटल कैपेसिटी आ जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी अगर हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस कर रहे हैं तो भी टाइडल वॉल्यूम छूट जा रहा है, तो ये तो वाइटल कैपेसिटी की इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है उससे रेसिडुअल वॉल्यूम को हटा दो तो हमारे को क्या मिल रहा है, वाइटल कैपेसिटी मिल रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमारे लंग में टोटल कितना एयर है, हमारे लंग में इतना सारा एयर टोटल है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, टीएलसी से डिनोट करते हैं, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। अभी अगर टोटल लंग कैपेसिटी से हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को हटा दे रहे हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, वाइटल कैपेसिटी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। अगर हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ रही है, ना कि वाइटल कैपेसिटी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी हटा दे रहे हैं तो भी हमारे पास क्या नहीं आ रहा है, वाइटल कैपेसिटी नहीं आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से है, AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, listed below are 4 respiratory capacities A to D and 4 jumbled respiratory volumes of a normal human adult, ठीक है। रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ दी हुई एक तरफ, क्या क्या दिया हुआ है, रेसिडुअल वॉल्यूम दिया हुआ है, वाइटल कैपेसिटी दिया हुआ है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दिया हुआ है। एक तरफ क्या दिया हुआ है, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। अभी हमारे को करेक्ट मैचिंग को पूछा गया है ऑफ द टू कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, दो कैपेसिटी और वॉल्यूम के करेक्ट मैचिंग को पूछा गया है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग की तरह मैच कर लेते हैं। देखो, जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, अराउंड 1200 ml। वाइटल कैपेसिटी कितना होगा, सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 4500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, अराउंड 2500 to 3000 ml, तो ये हो जाएगा। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, 3500 ml हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम का कितना बता रहा है, 4500 ml, कभी नहीं होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम तो 1200 ml के अराउंड होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन को देखो, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी का 2500 ml। बी कितना है, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का 2500 ml बता रहा है। वाइटल कैपेसिटी तो क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस वाइटल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वाइटल कैपेसिटी तो ज़्यादा होगा 2500 ml से, सो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन देखो,
सी का बता रहा है 1200 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का बता रहा है 1200 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है अराउंड 2500 ml। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन बचता है हमारे पास, तो इसमें क्या बता रहा है डी, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का कितना बता रहा है 3500 ml। हाँ, यहाँ पर डी का भी 3500 ml है, और ए का 1200 ml। ए क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या बता रहा है 1200 ml बता रहा है, यहाँ पर भी सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है AIPMT 2010 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट RBCs इन ह्यूमंस। ठीक है, हमारे ह्यूमंस के RBCs के बारे में बात की गई है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल। ठीक है, हमारे को ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, जो कि गलत है, क्योंकि जो RBC होता है, RBC होता है उसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है, एंड हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ता है CO2 जुड़ता है, क्या बनाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, कितना 20 से 25% CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है कौन RBC। सो ये डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल जो बता रही है तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड ऑप्शन को देखो, दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2, जो कि करेक्ट है। अभी हमने देखा हीमोग्लोबिन और CO2 मिलकर के क्या बना रहे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना रहे, जो कि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, RBC से अटैच हो रहा है CO2। ठीक है, और क्या कर रहा है 20 से 25% CO2 को कैरी कर रहा है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को देखो, दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन, जो कि गलत है। 97% ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन से बाइंड करा के, क्या बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, 97% ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन देखो, दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन, जो कि गलत है, एंड रेस्ट 20% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा, जो कि गलत है। 20% नहीं होता है, 3% ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन कहाँ से है ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, AIPMT 2010 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डाइनिंग टेबल। ठीक है, कि दो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट स्कफिंग वाइल swallowing सम फूड। जब दूसरा दोस्त क्या कर रहा है कोई फूड swallow करने लग रहा है, तो अचानक से क्या होने लग रही है उसको कफिंग होने लग रही है, वो खांसने लग जा रहा है। दिस वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि एक तरफ होता है क्या लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस, इधर होता है क्या फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस, एंड इधर क्या है लैरिंग्स। ठीक है, एंड इधर हो गया ये बक्कल कैविटी हो गया, उधर नेज़ल कैविटी हो गया, ये बक्कल कैविटी और नेज़ल कैविटी हो गया। ठीक है, यहाँ पर नाक निकल जाएगा, यहाँ पर होठ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी इंसान फूड को स्वॉलो कर रहा है, जब भी फूड को स्वॉलो कर रहा है उसको कहाँ पहुँचाना है ईसोफेगस में पहुँचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये ग्रीन कलर से जो है ये क्या है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस क्या करता है इस लैरिंग्स को कवर करता है जिससे कि लैरिंग्स के अंदर फूड ना चला जाए। अभी अगर एपिग्लॉटिस का मूवमेंट इम्प्रॉपर होगा तो क्या होगा, ये फूड आ जाएगा लैरिंग्स के अंदर, यहाँ पर आकर के फंस जाएगा, हवा नहीं जाएगा तो क्या होगी कफिंग होने लग जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ एपिग्लॉटिस। ठीक है, अगर एपिग्लॉटिस का मूवमेंट सही नहीं होगा स्वॉलोइंग के टाइम पे, फूड के स्वॉलोइंग के टाइम पे, तो क्या होगा कफिंग होने लग जाएगी और चोक भी हो सकता है गला, मतलब एयरवे में अगर आपका खाना फंस जाता है तो क्या हो सकती है हवा के जो एयर का पैसेज है वो भी चोक हो सकता है, बंद हो सकता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो जो डायफ्राम होता है वो तो लंग्स को खींचता है नीचे की तरफ, लंग्स को पुल करता है, डायफ्राम का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। नेक के मूवमेंट से भी नहीं होगा, नेक का अगर मूवमेंट होता भी है तो भी स्वॉलोइंग तो हो ही जाएगा, और टंग के मूवमेंट से भी कफिंग तो नहीं होगी। ठीक है,
तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कहाँ से है, AIPMT 2011। ठीक है, AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द फिगर बिलो शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस वन पार्ट A, B, C और D, ठीक है, पार्ट दिए हुए हैं A, B, C और D, इस करेक्टली आइडेंटिफाई, सबसे पहली बात तो करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया हो और उसके साथ उसका फंक्शन भी करेक्ट हो। ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन, फंक्शन भी करेक्ट हो, मतलब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन हमें दोनों ही चेक करना है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, C क्या बता रहा है कि आर्टेरियल कैपिलरी। अभी अगर आप C को देखो तो C किसको मार्क कर रहा है, RBC को मार्क कर रहा है, ना कि आर्टेरियल कैपिलरी को। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, A दैट इज़ एल्वियोलर कैविटी। देखते हैं A जो है, जी हाँ, एल्वियोलर कैविटी को मार्क कर रहा है और फंक्शन क्या बताया गया है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जी हाँ, एल्वियोलाई ही क्या होता है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है, यहीं पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होते हैं लंग्स में। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। डी क्या बोल रहा है, कैपिलरी वॉल। अभी अगर आप डी को देखो तो ये कैपिलरी वॉल नहीं है, ये क्या है, एल्वियोलर वॉल है, एल्वियोलर वॉल। ठीक है, कैपिलरी वॉल तो ये है, एल्वियोलर वॉल है ये तो एल्वियोलाई का वॉल है, इसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी वॉल थोड़ी बोलेंगे, ये तो एल्वियोलर वॉल है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बी रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली। अभी बी जो है वो रेड ब्लड सेल को तो मार्क कर रहा है, मार्किंग तो बिल्कुल सही है, लेबलिंग तो बिल्कुल सही है, बट जो फंक्शन बताया गया है वो गलत है। CO2 तो 20 to 25% ही ट्रांसपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल, बाकी तो 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली बताया गया है, ये क्या हो जा रहा है, इसकी वजह से ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन कहाँ से है, AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के रेस्पिरेशन के बारे में हमारे को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। जी हाँ, जो भी वर्कर्स रहते हैं ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा डस्ट इनहेल कर लेते हैं, उसी डस्ट के वजह से उनको क्या हो रहा है, लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन भी है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस करें। अबाउट 90% ऑफ CO2 इज़ कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, जो कि बिल्कुल गलत है, 20 से 25% को ही करता है। ठीक है, 20 से 25% CO2 को ही ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई। इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई से क्या होता है, एस्थमा होता है, एस्थमा होता है। और सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, एम्फाइसीमा होता है, एम्फाइसीमा होता है। ठीक है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है। थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्टिक सेंटर इन पॉन्स ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, अभी देखो जो न्यूमोटैक्टिक सेंटर रहता है पॉन्स में, वो क्या करता है, वो इंक्रीज नहीं करता है, वो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है, बट ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को इंक्रीज नहीं करता है, वो उल्टा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वो इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देता है तो क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, अब बार बार रेस्पिरेशन करोगे, बार बार ब्रीथिंग करोगे, अगर क्या कह रहे हैं, आप छोटी छोटी सांसें ले रहे हो, आप छोटी छोटी इंस्पायरेशन कर रहे हो, तो आप जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करोगे। ठीक है, सो जो न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर रहता है वो क्या करता है, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है और रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को इंक्रीज बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन कहाँ का है, ये AIPMT 2012 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 months बैक। ठीक है, 6 महीने पहले कोई इंसान है जो कि प्लेन से जाकर के रोहतांग पास में
शिफ्ट हुआ है। अभी देखो जो रोहतांग पास होता है ना, ये क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड एरिया होता है। हाई अल्टीट्यूड एरिया मतलब पहाड़ों पे है, बहुत हाई एरिया अल्टीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा हाइट वाले एरिया में है। तो वहाँ पर क्या होगा, एयर का प्रेशर कम होगा। अभी अगर एयर का प्रेशर कम होता है तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, कम होगा। अभी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कम हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम हो जाती है। अभी जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कम होने लग जाएगी तो क्या करेगा हमारा बॉडी, ऑक्सीजन के सप्लाई को फुलफिल करने के लिए और ज़्यादा आरबीसीज बनाएगा। ठीक है, अभी मान लो नॉर्मली जब हीमोग्लोबिन के साथ क्या कहते हैं मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ते हैं। ठीक है, अभी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, बाइंडिंग एफिनिटी भी कम हो जा रही है। अभी बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई तो फुलफिल करने के लिए क्या करेगा हमारा बॉडी, और ज़्यादा आरबीसीज बनाएगा। और ज़्यादा आरबीसीज बनाएगा तो क्या होगा, जब बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई तो हो सकता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है 4 की जगह, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नुकसान हो रहा है। तो उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, थोड़े से और आरबीसीज बना देगा, जिससे कि क्या होगा, अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी लेकर के जा रहा है तो भी उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, सफ़र फ्रॉम ऑल्टीट्यूड सिकनेस विथ सिम्टम्स लाइक नोजिया एंड फटीक। अभी देखो ऑल्टीट्यूड सिकनेस में नोजिया तो होता है, फटीक भी होता है, बट जब वो जो इंसान है वो 6 मंथ पहले वो कर चुका है, शिफ्ट कर चुका है। ठीक है, उसको शिफ्ट किए हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो उसकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी होगी, उसके पास एक्स्ट्रा आरबीसीज बन चुके होंगे, तो उसको अब ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगी। ठीक है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगी तो उसको नोजिया और फटीक भी नहीं होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, हैव द यूजुअल आरबीसी काउंट बट देयर हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी हाई बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। अभी देखो जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी कभी भी नहीं बढ़ सकती। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, हैव मोर आरबीसीज एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज़ अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर कि भाई उसकी जो आरबीसी है क्या होगा, उसकी नंबर बढ़ जाएंगी एंड उनकी जो हीमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल। अभी वो इंसान 6 मंथ पहले क्या करते हैं, माइग्रेट किया है, 6 मंथ पहले शिफ्ट किया है, उसकी बॉडी अडेप्ट हो गई है, तो हाई फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम्स वो खेल सकता है, क्योंकि अब उसको क्या हो रहा है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर नॉट फिजिकली फिट बोला है, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, दैट इज हैव मोर आरबीसीज एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज़ अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। क्वेश्चन कहाँ से है, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू of a human respiratory system with labels A, B, C and D. Select the options which gives the correct identification and main function and or characteristics. ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देखना है, उसका फंक्शन देखना है या फिर कैरेक्टरिस्टिक देखना है। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी को बोल रहा है द लोअर एंड ऑफ लंग्स। अभी अगर हम डी को देखते हैं तो ये लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं है, ये क्या है, डायाफ्राम है, डायाफ्राम। ठीक है, लोअर एंड ऑफ लंग्स तो ये है। ठीक है, ये क्या है, ये तो डायाफ्राम है। ठीक है, सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए ट्रैकिया, देखते हैं। ए, जी हाँ, ट्रैकिया को ही आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या बोल रहा है उसके बारे में, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। अभी देखो जो कार्टिलेजिनस रिंग्स रहते हैं वो कंप्लीट नहीं रहते, वो कैसे रहते हैं, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स रहते हैं। ठीक है, इस तरीके के रिंग्स रहते हैं, सिर्फ सामने से कंप्लीट रहते हैं, पीछे से कैसे रहते हैं, इनकम्प्लीट रहते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ठीक है, वेंट्रली कंप्लीट रहते हैं, डॉर्सली इनकम्प्लीट रहते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी प्लूरल मेम्ब्रेन्स। जी हाँ, जो बी है वो क्या कर रहा है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स को मार्क कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या बता रहा है उसके बारे में, सराउंड द रिप्स ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। अभी देखो जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो रिप्स को सराउंड नहीं करते हैं, वो तो लंग्स को सराउंड करते हैं। रिप्स के एक तरफ रहते हैं, लंग्स के एक तरफ रहते हैं, लंग्स के आउटर तरफ, रिप्स के अंदर की तरफ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोथ दी साइड्स, ठीक है, रिप्स के दोनों तरफ रहते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, अभी फोर्थ ऑप्शन को देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी किसको मार्क कर रहा है, एल्वियोलाई को मार्क कर रहा है। जी हाँ, जो सी है वो एल्वियोलाई को ही मार्क कर रहा है। एल्वियोलाई के बारे में क्या बताया गया है, थिन वर्ल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन रहती है एल्वियोलाई की, ठीक है। सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन मतलब इस तरीके की सेल्स रहेंगी, इस तरीके की एल्वियोलाई की वॉल रहती है, लेयर्ड नहीं रहती है, 2-3 लेयर की सेल्स नहीं रहती, ऐसा नहीं रहता है। कैसा रहता है, सिंगल सेल। तो क्या होता है, उसका जो वाल है वो बहुत थिन होता है, एंड वहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ। ठीक है, आप जब अपनी सांस को रोक रहे हो, आप जब अपनी ब्रीथिंग को रोक रहे हो, तो कौन सी गैस की चेंज की वजह से आपको फिर से ब्रीथ करने की अर्ज होगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होगा हमारी जो बॉडी है ना वो सिर्फ और सिर्फ CO2 कंसंट्रेशन को ही डिटेक्ट कर सकती है। हमारी बॉडी कभी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकती है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज भी हो रही है तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ CO2 के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर पाती है। जब भी आप ब्रीथ को रोक रहे हो या फिर आपकी सांस रुक रही है तो आपके बॉडी में क्या हो रहा है, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अभी अगर CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ CO2 कंसंट्रेशन को ही क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ना कि ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड ऑप्शन को देखो, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉलिंग CO2 कंसंट्रेशन। अभी आप अपने ब्रेथ को रोक रहे हो तो CO2 कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है राइज होगी, फॉल तो होगी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन एंड फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन। अभी फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन तो हमारी बॉडी डिटेक्ट ही नहीं कर सकती। CO2 कंसंट्रेशन के लिए तो ठीक है, बट फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को तो डिटेक्ट ही नहीं कर सकती। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी वही फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन, वो भी क्या है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, सो हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है वो क्या जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। एस्थमा किसकी वजह से होता है, देखो अभी हर इंसान को कभी भी एस्थमा तो होता नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को ही एस्थमा होता है, और एस्थमा कभी भी क्योर भी नहीं होता है। एस्थमा लाइफ टाइम रह जाता है, जिसको होता है उसको ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है, वो मेडिकेशंस लेता रहता है। ठीक है, अभी देखो जो एलर्जी होती है वो भी हर इंसान को हर चीज़ से तो होती नहीं है, कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। ठीक, और जिसको एलर्जी होती है किसी चीज़ से वो तो लाइफ टाइम रह जाती है, वो एलर्जी कभी भी ठीक नहीं होती एलर्जी। तो जो एस्थमा होता है ना वो भी एक एलर्जिक डिजीज़ होता है, एलर्जिक रिएक्शन के वजह से होता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपके क्या हो रही है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जा रही है, इन्फ्लेमेशन हो जा रही है। ठीक है, तो एस्थमा जो है वो क्या है, एलर्जिक रिएक्शन के वजह से होता है। अभी देखो ऑप्शंस को क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता तो हर इंसान को कभी ना कभी एस्थमा होता, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली होता रहता है लोगों को। एंड सेकंड चीज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, तो एस्थमा जिसको होता है उसको ठीक भी हो जाता है एस्थमा, बट जिसको एस्थमा रहता है वो लाइफ टाइम रह जाता है उसको। ठीक है, वो कभी भी ठीक नहीं होता है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल्स इन लंग्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैंने बताया। जो एस्थमा होता है वो क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन के वजह से होता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया में कभी भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। एस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। कहाँ का होता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में होता है क्या, इन्फ्लेमेशन। सो थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
सो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? सेकंड ऑप्शन जो वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज, ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है? लेस देन दैट इन ब्लड। अभी देखो ये एल्वियोलाई एंड इसके पास से क्या जा रहा है? ब्लड वेसल जा रहा है, ठीक है। अभी जब लंग्स में है एयर तो लंग्स से क्या होगा? ऑक्सीजन ब्लड वेसल के अंदर आएगा। अभी कभी भी डिफ्यूजन होता है तो क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, हाई टू लो जाता है, ठीक है। सो अगर एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आना है, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आना है तो एल्वियोलाई में हाई होना चाहिए और ब्लड वेसल में क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज लेस देन दैट इन ब्लड। अभी अगर एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कम होगा ब्लड से तो क्या होगा? ब्लड से वापस एल्वियोलाई में चला जाएगा ऑक्सीजन। ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखो जो एल्वियोलाई होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है? एल्वियोलाई के अंदर 104 mmHg, और जो ब्लड में CO2 होता है उसका मैक्सिमम होता है कितना? 45 mmHg, और लंग्स के अंदर CO2 जो होता है उसका पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg, ठीक है। सो यहाँ पर 40 mmHg रहते हैं। यहाँ पर क्या बोला? लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से कम, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है? 104 mmHg, 104 mmHg रहता है। सो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? इक्वल टू दैट इन ब्लड। अभी अगर ब्लड के पार्शियल प्रेशर से इक्वल हो जाता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो क्या होगा? कभी भी डिफ्यूजन होगा ही नहीं। इक्वल हो जाएगा तो डिफ्यूजन ही नहीं होगा, ये भी गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन दैट इज मोर देन दैट इन ब्लड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो भी ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, कहाँ पर? एल्वियोलाई में, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ का है? नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? lungs do not collapse between breath and some air always remains in the lungs which can never be expelled because, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। अभी देखो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर क्या होता है आप समझो ना। पॉजिटिव प्रेशर होता है कि ये लंग्स है, इसको मैं बाहर से दबा रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलूँगा? पॉजिटिव प्रेशर बोलूँगा। नेगेटिव क्या होगा? ये लंग्स है, इसको मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, वैक्यूम बना रहा हूँ, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी लंग्स होता है, लंग्स के चारों ओर क्या रहता है? प्लूरल मेम्ब्रेन रहते हैं, ये प्लूरल मेम्ब्रेन रहते हैं, ठीक है। लंग्स के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन्स रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं लंग्स से। अभी जब लंग्स अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती है एक्सेल करते टाइम तो क्या होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में इस जगह पर क्या होगा? एक वैक्यूम क्रिएट होने लग जाएगा। वैक्यूम क्रिएट क्या होगा तो क्या होगा? जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग को बाहर की तरफ खींचने लगेंगी कि भाई और अंदर मत जा, ठीक है। बाहर की तरफ खींचने लग जाएंगी, कौन? प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सो क्या बन रहा है? एक नेगेटिव प्रेशर बन रहा है किसके बीच में? लंग और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ऑप्शंस को देखो आप, क्या बोल रहे हैं? देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। क्या प्लूरल मेम्ब्रेन पॉजिटिव प्रेशर दे रही है, दबा रही है लंग्स को? बिल्कुल नहीं दबा रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी ब्रेथ के दौरान जब एक्सपायरेशन होगा या फिर एक्सहेलेशन होगा तब लंग्स में प्रेशर जो होता है वो हायर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बट इनहेलेशन के टाइम में जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, वो भी गलत हो जाएगा। हमेशा नेगेटिव प्रेशर तो रहता है नहीं, एक्सहेलेशन के टाइम पे पॉजिटिव प्रेशर भी बनता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर वही समझा रहा था कि क्या हो रहा है? इंट्राप्लूरल प्रेशर बन रहा है। क्या, कौन सा प्रेशर बन रहा है? नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है वो लंग्स को बाहर की तरफ क्या कर रही हैं? पुल कर रही हैं। वैक्यूम बन रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है? पुल कर रही हैं। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ का है? नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स दी एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई को एयर फिल्ड सैक्स बोल रहे हैं।
दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो तो भी कोलैप्स नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर क्या रहता है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है, ठीक है। इसी रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से जो लंग्स है वो कभी भी कोलैप्स नहीं करता है। बाकी सारे क्या है, गलत है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो आप ब्रीथिंग करते हो उसको बोलते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप एक्स्ट्रा कितना एयर इनहेल कर सकते हो आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है जी, टाइडल वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हो, एक्सेल करने के बाद और एक्स्ट्रा कितना एक्सपायर कर पा रहे हो, एक्सेल कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कहाँ से है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन एस्थमा एंड एम्फाइसीमा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एस्थमा का पहले देखना है, एम्फाइसीमा का बाद में देखना है। एस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकियोल्स में, और एम्फाइसीमा में क्या होता है, डिक्रीज रेस्पायरेटरी सरफेस, रेस्पायरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स एस्थमा के लिए बोल रहा है, और डिक्रीज रेस्पायरेटरी सरफेस किसके लिए बोल रहा है, एम्फाइसीमा के लिए बोल रहा है, ठीक है। जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जा रहा है क्वेश्चन के लिए। अभी बाकी सब में गलत ही दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स का नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता है। रेस्पायरेटरी सरफेस इंक्रीज होगा तो फिर तो अच्छा हो जाएगा, डिजीज तो होगा ही नहीं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीज रेस्पायरेटरी सरफेस, वही बात, रेस्पायरेटरी सरफेस इंक्रीज हो रहा है। अगर रेस्पायरेटरी सरफेस इंक्रीज हो जाएगा तो फिर तो क्या होगा, वो डिजीज होगा ही नहीं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स किसके लिए बोल रहा है, एम्फाइसीमा के लिए बोल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन किस में होती है, एस्थमा में होती है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिक्रीज रेस्पायरेटरी सरफेस, वो होता है एम्फाइसीमा में, ना कि एस्थमा में, ये एस्थमा के लिए पहले बोल दे रहा है, तो ये भी गलत हो जा रहा है, ये भी जस्ट उल्टा बता दिया यहाँ पर, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर की बात कर रही है। अभी आपने फाइब्रोसिस पढ़ा था, फाइब्रोसिस में क्या होता था, स्टोन के डस्ट से क्या हो रहा था, फाइब्रोसिस हो रहा था। अभी जो भी वर्कर्स सिलिकॉन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सिलिकॉन के डस्ट से क्या होता है, सिलिकोसिस हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रेसिस होता है, वो एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। बॉट्यूलिज्म भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। और एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा तो सिगरेट स्मोकिंग से होता है, स्मोकिंग से होता है, ऑक्यूपेशनल से तो कोई रिलेटेड ही नहीं है। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज सिलिकोसिस, सिलिकोसिस किसके वजह से होता है, सिलिकॉन डस्ट के वजह से होता है, वो लंग्स में एक्यूमुलेट होता है तो क्या होता है, सिलिकोसिस हो जाता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन क्या हो रहा है, सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कहाँ से है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml respectively. What will be is expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml. अभी देखो टाइडल वॉल्यूम बताया गया है कितना, 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताया गया है कितना, 1000 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम बताया गया है कितना, 1200 ml, ठीक है। यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं बताया गया, ठीक है। अभी आपको पता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो 500 ml प्लस 1000 ml अगर हम लोग प्लस करते हैं तो कितना होता है, 1500 ml, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1500 ml जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। रेसिडुअल वॉल्यूम अगर नहीं भी देता तो भी हमारे को बन जाता, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम देने की भी ज़रूरत नहीं थी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्सपायरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी आपको पता होगा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या कर रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो रिब्स को बाहर की तरफ खींचती है, बाहर की तरफ खींचती है तो थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होती है, और थोरैसिक कैविटी जब एक्सपैंड होगी तब एक्सपायरेशन नहीं होगा, क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सपायरेशन की जगह अगर इंस्पायरेशन दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। क्या बोल रहा है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है, जो लंग्स का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लोअर होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। बिल्कुल करेक्ट है, जब लंग्स का प्रेशर कम होगा तभी बाहर से एयर अंदर आएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड ऑप्शन को देखो, इंस्पायरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। यहाँ पर इंस्पायरेशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, उस टाइम पे एक्सपायरेशन हो जाएगा। अगर लंग्स का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर से तो क्या होगा, लंग्स से एयर एटमॉस्फेयर में जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। अभी देखो जो डायाफ्राम होता है वो नॉर्मली डोम शेप में रहता है, ठीक है, नॉर्मली डोम शेप में रहता है, उसके पास क्या होती है, रेडियल मसल्स होती है। अब जब ये रेडियल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो डायाफ्राम नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है, नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है तो थोरैसिक कैविटी का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इंस्पिरेशन होता है। सो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है, जब रिलैक्स कर रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की जगह अगर रिलैक्सेशन होता तो सही हो जाता, बट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ऑप्शन भी है क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज नॉन एज। अभी क्या कर रहा है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर रहा है। अभी देखो क्या हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी क्या कर रहा है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर रहा है, मतलब टाइडल वॉल्यूम को भी निकाल रहा है, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि नहीं है नहीं पता, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी निकाल रहा है, ठीक है। हमने मान लिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, तो अगर ये तीनों अमाउंट ऑफ एयर को वो एक्सहेल कर रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहा है, तो किसको एक्सहेल कर रहा है, वाइटल कैपेसिटी को एक्सहेल कर रहा है। तो ये जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन में जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर क्या कर रहा है, जो पर्सन है वो एक्सहेल कर रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। सो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये एक्सहेल तो कर सकता है बट ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर तो नहीं है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर क्या हो सकता है कि वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को पहले ले, कि मैक्सिमम एयर इनहेल करे, फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल करे, ठीक है। सो क्या बोला है यहाँ पर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अमाउंट ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। सो पहले क्या कर रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर कर दे रहा है, मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एक्सहेल कर दे रहा है, उसके पास ब्रीथ इन कर रहा है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले रहा है, टाइडल वॉल्यूम भी ले रहा है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले रहा है। तो वो तीनों को प्लस करते तो हमारे को क्या मिलता है, वाइटल कैपेसिटी मिल जाता है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। सो यहीं पर ये सेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है PYQs का, ठीक है।